Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने 7th पार्ट के बारे में। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आप सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ बाय यस सर। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। चलिए अब मैं शुरू करता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही उसके गैसियस फेज। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे कौन से स्टेट में होंगे? गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे कि आप सबने देखा कि यहाँ पे गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो हमें पता है हम इनका जो प्रेशर लेंगे वो किस में लेंगे? एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे प्रेशर क्यों लेंगे? क्योंकि गैस का कॉन्सेंट्रेशन हम उसके पार्शियल प्रेशर से भी मेजर करते हैं। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तब पार्शियल प्रेशर, अदरवाइज एक ही गैस है तो उसका प्रेशर। और हम सब जानते हैं कि जैसे ही रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनेंगे, और प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही होगा। चलिए मान लीजिए मैं एक लेता हूं कंटेनर ऐसे। ओके, और इस कंटेनर में मैंने एक रिएक्शन करा दिया। A इज गिविंग B प्लस सी। A भी गैस है, B भी गैस है और C भी गैस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो A था, तो जो टोटल प्रेशर था, जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन था, वो किसका था? A का। ओके, और B और C नहीं थे। क्यों नहीं थे B और C? क्योंकि वो प्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। बट जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा, आप सब देख रहे हो यहाँ पे 1 मोल कोएफिशिएंट A का कितना? 1 मोल। इससे 2 मोल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2 मोल। तो ऑब्वियसली नो डाउट आगे चल के प्रेशर क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। और जैसे कि ऑलरेडी आप फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ देख चुके हो, जिसमें हम इक्वेशन में K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10, ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और नीचे क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। मतलब ऊपर क्या लिखते हैं? जी हाँ, ऊपर हम लिखते हैं इनिशियल प्रेशर और नीचे क्या लिखेंगे? प्रेशर आफ्टर टाइम टी। और दोनों किसका होगा? जी हाँ, रिएक्टेंट का। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे A is giving B plus 6, B plus C। और नो डाउट ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब इसका रेट लॉ भी कुछ ऐसे ही होगा, R इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू 1। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही। तो ये क्या है? गैस। ये क्या है? गैस। और ये भी गैस। ठीक है, सब कुछ गैस। अब मैं मान लेता हूं कि इसका इनिशियल प्रेशर Pi था जब T इज इक्वल टू 0 था। T इज इक्वल टू 0 मतलब सिर्फ और सिर्फ A प्रेजेंट है, मतलब एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है और प्रोडक्ट अभी तक बने नहीं है। ठीक है, टाइम T इज इक्वल टू 0 मतलब जस्ट अभी अभी मैंने कंटेनर में A को डाला है, तो थोड़ा टाइम बीतेगा, तब A टूट के क्या देगा? B और C। और आप देख ही रहे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से ये सब कुछ बन रहा है। तो इनका क्या हो जाएगा? 0 और 0। और आफ्टर टाइम T आप मान सकते हैं T इज इक्वल टू T डैश आप ले सकते हैं, या फिर T रहने दीजिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, या फिर 2 मिनट, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जैसे भी। तो इसका कुछ प्रेशर कम होगा। Pi क्या है? Pi इज प्रेशर इनिशियल, और इनिशियल प्रेशर किसका? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का जो प्रेशर था वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अब रिएक्टेंट टूट के क्या देगा? प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का कुछ पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट का प्रेशर जो है वो है X और ये X। और याद रखना ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर क्योंकि इसमें टोटल प्रेशर होगा। एक तो गैस है नहीं, कितनी गैसेस है? 1 2 3। रिएक्टेंट का बचा हुआ पार्ट और 2 प्रोडक्ट, तो उनका भी कुछ प्रेशर होगा। तो इस पूरे कंटेनर में गैसेस का मिक्सचर होगा और सबका प्रेशर होगा। आ रहा है समझ में? जैसे एक घर में 3 मेंबर है और तीनों कमाते हैं। एक 20,000 कमाता है, एक 30,000 कमाता है और एक 50,000 कमाता है। घर की पूरी इनकम कितनी है? 1 लाख। लेकिन उस घर में पार्शियल इनकम भी है।
और पार्शियल इनकम क्या है 20,000, 30,000, 50,000। तो वो पार्शियल आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ऊपर इनकम नीचे टोटल 20/1 लाख आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? 20,000/1 लाख, ऐसे ही 30,000/1 लाख, 50,000/1 लाख। तो आपको पार्शियल इनकम पता चल जाएगा। उसी उसी तरह किसी भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर पता करना है तो ऊपर क्या लिख सकते हो आप? गैस का प्रेशर, नीचे टोटल प्रेशर। ठीक है, तो आई होप आपको पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आया। अब मैं जानना चाहता हूं कि टोटल प्रेशर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पार्शियल प्रेशर की टर्मिनोलॉजी को इसमें रखना है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी। कॉन्सेंट्रेशन रिमेन, ये क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो अमाउंट आपने स्टार्टिंग में लिया था। और एटी क्या है? जो बचा हुआ है। अरे या स्टार्टिंग में कुछ लोगे रिएक्टेंट तो वो टूट के क्या दे देगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ बच जाएगा और बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट जो बचा हुआ है वही लिखना है यहाँ पे। मान लीजिए आपने 100 मोल लिए थे और अब 80 बच गए, तो ऊपर 100 लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे? 80। ठीक है, ऐसा। तो मुझे ये ऊपर का आपको पता है मैंने ए लिया था और नीचे क्या लिया था? ए माइनस एक्स। ये सारी बातें मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब मुझे ऊपर लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और नीचे लिखना है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। मतलब ये तो इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पी आ जाएगा। लेकिन आफ्टर टाइम टी क्या होगा? आफ्टर टाइम टी मतलब कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अब यहाँ पे तो मिक्सचर है, तो मिक्सचर में तो सबका प्रेशर दिख रहा है ना। ये ए का भी प्रेशर दिख रहा है, बी का भी प्रेशर दिख रहा है और सी का भी प्रेशर दिख रहा है। तो मेरे को उस टोटल प्रेशर, इन दिस टोटल प्रेशर आई वांट टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, द टोटल प्रेशर। क्योंकि टोटल प्रेशर आ जाएगा मेरे पास तीनों का मिला के, जो प्रेशर आएगा उसमें से प्रोडक्ट के प्रेशर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट का प्रेशर आफ्टर टाइम टी। और फिर मेरा इक्वेशन हो जाएगा इजी डीजी। तो पीटी क्या हो जाएगा? पी आई माइनस एक्स, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, प्लस एक्स प्लस पीटी लिख सकते हैं या फिर पी टोटल ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कट्टू कुट्टू, तो पी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। यही से एक्स का अमाउंट निकाल लिया मैंने, वो क्या आ जाएगा? पी माइनस पी आई, पी माइनस पी आई। तो ये क्या है? ये क्या है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, बी का प्रेशर और सी का, और कौन सा प्रेशर? पार्शियल प्रेशर। जी हाँ, एक्स आ गया। अब इसी एक्स को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे को पी आई माइनस एक्स आ जाएगा। पी आई माइनस एक्स इज इक्वल टू पी आई लिख दिया, ये जैसे का तैसा लिख दिया, इसको जैसे का तैसा लिख दिया। अब ये एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा, माइनस ऑफ पी माइनस पी आई। तो ये क्या हो जाएगा? पी आई माइनस एक्स इज इक्वल टू पी आई माइनस पी प्लस पी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 pi माइनस पी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स। और पी आई माइनस एक्स क्या है? पी आई माइनस एक्स क्या है? पी आई माइनस एक्स है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो मेरा काम बन गया। अब सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी आई और नीचे आ जाएगा 2 pi माइनस पी। ये देखिए, तो आपको ध्यान रखना होगा ये इनिशियल प्रेशर है रिएक्टेंट का, और ये है रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर एट दैट टाइम, जिस टाइम पे आप क्या ढूंढना चाहते हो? जिस टाइम पे आप रेट कांस्टेंट को ढूंढना चाहते हो। ठीक है, या फिर आपको टाइम दिया होगा तो आप कितना प्रेशर अभी रिएक्टेंट का बचा हुआ है वो पता कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना ये इनिशियल है, पी आई इज इनिशियल प्रेशर किसका? रिएक्टेंट का, एंड 2 pi माइनस पी ये टोटल क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए और अच्छे से लिखिए।
ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं और अब हम बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के ही पार्ट पे, जिसे हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, इसमें सूडो शब्द का मतलब क्या है? सूडो मतलब झूठा। एक्चुअल में ये सेकेंड ऑर्डर जैसा लग रहा था या फिर हायर ऑर्डर का लग रहा था, बट जब हमने देखा एक्सपेरिमेंटली तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ही मिला। तो जो अपीयर होता है कि कुछ और है लेकिन मिलता कुछ और है, तब हम कहते हैं उसे झूठा ऑर्डर। ठीक है, चलिए चलिए पहले मैं समझा देता हूँ आपको। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर आप सब जानते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका रिएक्शन मैंने किससे कर दिया? वाटर से। तो ये हो गया एक्वस और ये हो गया लिक्विड। ठीक है, अब ये देखिए, हम सब जानते हैं ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH और ये H, तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3OH। आया सबको समझ में? ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस ही होगा। ओके, अब देखिए, अब ये जब रिएक्शन होता है जनरली एक ये एलिमेंटरी रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? एक एलिमेंटरी रिएक्शन। और मैंने आप सबको बताया कि एलिमेंटरी रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि एक स्टेप में हो जाता है। जो कि किसमें हो जाता है? एक स्टेप में। ये एस्टर है, ये देख रहे हैं आप, COO एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। ये वाटर है जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, और ये एसिटिक एसिड है जिसे आप इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, और ये एक अल्कोहल बन गया। तो आप इससे एक और चीज सीख गए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में एसिड और अल्कोहल बनता है। हालांकि हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें तो फिलहाल देखना है क्या कि इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया एक कंटेनर। ठीक है, अरे सर कंटेनर में तो लीकेज दिख रहा है, अरे भैया ठीक करता हूँ ना। और ये पूरा आपका क्या हो गया? वाटर। ओके, वाटर हो गया, और इसमें अब मैंने रिएक्शन करा दिया किसका? CH3 COO CH3। बाकी सब जगह क्या है? जी हाँ, पानी भरा। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें CH3CO3 बहुत कम अमाउंट में, किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। ओके, मतलब आप इससे, इस डायग्राम से एक चीज देख सकते हैं कि वाटर का जो अमाउंट है वो लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक एलिमेंटरी रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं रेट लॉ कैसे लिख सकता हूँ? जी सिंपली R इज इक्वल टू K इंटू एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे H2। सर लेकिन आपने तो ऊपर लिखा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इधर तो ऑर्डर 2 है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप इंटेलिजेंट हो, थोड़ा रिलैक्स लो, थोड़ा सा रिलैक्स लो। तो अब ये देखो, इसमें के जो है ये क्या है? तो इसे मैं के डैश ले लेता हूँ। के डैश यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है? ये एक कांस्टेंट ही तो है। क्या है? एक कांस्टेंट। और अभी हमने क्या देखा कि इस पूरे रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लार्ज क्वांटिटी में है। लार्ज क्वांटिटी में है मतलब, अब ऐसा मान लीजिए कि मैंने इसका 1 मोल लिया है और इसका इसका 5, या फिर ऐसे लेते हैं 10,000 मोल ले लिए। कितने ले लिए? 10,000 मोल। तो ये 1 मोल हो गया और ये कितना हो गया? 10,000 मोल। अब जरा सोचिए, इसके 1 मोल को इसका 1 ही मोल लग रहा है ना, आप रिएक्शन से देख रहे हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1, तो ये भी 1, तो 1 मोल को 1 मोल लग रहा है, तो एक्चुअल में ये बचेगा कितना? 10,000 हो गया, तो 9,999। अब इसमें ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। अगर कोई आपसे 10,000 रुपए लेके जाता है और आपको रिटर्न करता है 9,999, तो आप क्या बोलोगे? ए मेरा 1 रुपया वापस लेके आ, ऐसा तो बोलने वाले नहीं हो। आप बोलोगे चलो ठीक है, एक बहुत कम है, मतलब 9,999 के सामने एक काफी कम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो वाटर का टोटल अमाउंट है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और ये क्यों कांस्टेंट हुआ? क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में, इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है।
कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है। आप 10,000 लो या फिर 9,990 लो, ऑलमोस्ट सेम। अरे सर इतना ज्यादा पानी लेने का, क्या हम ऐसा करेंगे क्या सर कि जब वाटर को बहुत कम ले लेंगे, बहुत कम ले लेंगे, तब आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे रखोगे? जी, एस्टर की रिएक्शन लिखने के लिए, ये रिएक्शन कराने के लिए वाटर हमेशा लार्ज क्वांटिटी में ही लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू के डैश इंटू, ये भी कांस्टेंट हो गया, और इसे मैं मान लेता हूँ के डबल डैश। तो देखो यहाँ के डबल डैश इंटू CH3COO CH3। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के इंटू CH3COO CH3। ये आ गया हमारा एक्चुअल रेट लॉ इस रिएक्शन का। और ये जो रेट लॉ था इसे हमने सोचा था, थॉट टू बी। ओके, मतलब ये हमें मिला एक्सपेरिमेंटली। क्या मिला? एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन का ये फर्स्ट और ये पावर 1, तो एक्चुअल में कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ रही थी? जी हाँ, सेकेंड ऑर्डर की। बट हमें एक्सपेरिमेंटली कैसे मिली? फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए ये लग रही थी कोई हायर ऑर्डर वाली, लेकिन मिली कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं? सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, झूठा फर्स्ट ऑर्डर। आ रहा है समझ में? जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। मैंने बोला कि ये एक एनवलप दे रहा हूँ और इसमें कितना है? 1,000 रुपए, लेकिन उसमें आपको निकला क्या? 500। तो आप क्या बोलोगे? झूठा 1,000 रुपए वाला, झूठा 1,000 रुपए वाला, क्योंकि वो एक्चुअल में है कितना? 500 है, वही। ठीक है, ये जैसे एक एग्जाम्पल का समझाने के लिए, इसे इतना सीरियस मत लीजिए। सर ऐसा चूरन एग्जाम्पल क्यों देते हो? अच्छा एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल था, दे दिया। समझ में आया आप सबको? तो ये था सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक और रिएक्शन है टेक्स्ट बुक में, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर। ओके, जिसका रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या है? C12H22O11 प्लस H2, ये भी किस में है? एक्वस में। गिव्स व्हाट? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये भी एक्वस में और ये भी एक्वस में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा कि ये इन्वर्जन शब्द का मतलब क्या है? ये इन्वर्जन शब्द का मतलब क्या है? तो पहले इसको समझिए। ये केन शुगर है और ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद, वाटर लिक्विड है, ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये फ्रक्टोज देता है और ग्लूकोज देता है। जी हाँ, फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है और अपना ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो C12H21 होता है ये लिवो रोटेटरी होता है, और इसमें जो फ्रक्टोज होता है वो भी लिवो रोटेटरी होता है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सर ये लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सब क्या है? तो सुनो प्यार से। जैसे जैसे मान लीजिए इसके सोल्यूशन से अगर प्लेन पोलराइज लाइट मतलब ऐसे जो सिंगल प्लेन में रोटेट करती है लाइट, ओके, प्लेन पोलराइज, अगर मैं उसको इसके सोल्यूशन से, केन शुगर के सोल्यूशन से पास करूं, तो वो लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड करता है। मतलब ये जो सोल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड करेगा। फिर जैसे ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट होता है, हम धीरे धीरे क्या देखते हैं कि लाइट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। लेकिन सर लियो भी तो बन रहा है, तो आप ऐसा मानो कि लियो भी बन रहा है, डेक्स्ट्रो भी बन रहा है। डेक्स्ट्रो वो होता है, वो सोल्यूशन होता है जो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट है तो इसको राइट साइड में लेगा। तो लाइट पहले कैसी थी? लेफ्ट साइड, फिर धीरे 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 किधर चली गई? राइट साइड। मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे रोटेट करता है? डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज। तो डेक्स्ट्रो का अमाउंट लियो के अमाउंट से ज्यादा होता है। मतलब जो रोटेटिंग एबिलिटी होती है वो ग्लूकोज की ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? फ्रक्टोज के कंपेयर में। इसीलिए लाइट एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की तरफ चली जाती है। ठीक है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन शब्द का मतलब उसके रोटेशन में चेंज आना। सोल्यूशन जो होता है वो लाइट के रोटेशन को चेंज कर देता है। ठीक है, ये भी एक सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझा आप सबको? और ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, जी हाँ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम। तो ये था सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखी कि जनरली मॉलिक्यूलर एलिमेंटरी रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम होते हैं। आपने पीछे देखा होगा एलिमेंटरी रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होते हैं। तो इस रिएक्शन की अगर आप मॉलिक्युलरिटी देखो, इस रिएक्शन की आप
मॉलिक्यूलैरिटी देखो तो कितनी हो जाएगी, ये एक और ये एक, दो हो जाएगी, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर सिर्फ वन ही है, इसका ऑर्डर सिर्फ वन ही है। सर हमने तो वाटर को एक्सेस में लिया था तो इसे तो लिया नहीं, काउंट नहीं किया, लेकिन बेटा कोलिजन तो होगा ही ना। एस्टर कैसे अपने आप ही एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जी नहीं, कुछ तो वाटर होगा जिसके साथ वो कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो याद रखना मोलिकुलैरिटी में H2O का कंट्रीब्यूशन होता है, इट कंट्रीब्यूट्स इनटू दी मोलिकुलैरिटी बट नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, जरा जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फटाफट नोट कीजिए, जल्दी जल्दी हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कीजिए। हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर की, जिसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे फर्स्ट ऑर्डर था वैसे जीरो ऑर्डर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब सर इसमें जो रेट लॉ में जो पावर आएगा वो जीरो आएगा। हाँ प्यारे बच्चों, रेट लॉ में जो पावर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ए है और ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए इसका रेट लॉ लिखता हूँ तो कुछ ऐसे आता है, मतलब रिएक्शन का रेट जो है वो ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब रिएक्शन का रेट ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या, आप ए का अमाउंट ज्यादा लो कम लो, उससे रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर लेकिन हमने तो पीछे पढ़ा था कि अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो रेट बढ़ता है, और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाए तो रेट कम होता है। जनरल मैं बोल रहा हूँ सर, ऐसा ऑब्जर्व होता है, बट याद रखना इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसमें क्या स्पेशल होता है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो इससे हमें ग्राफ बना सकते हैं। क्या ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे रेट, ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे आप लिख दो। ठीक है, अब देखिए इससे इससे मैं क्या एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, मतलब इसको रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि ए रेस टू जीरो मतलब क्या, ये पूरा तो वन ही हो गया ना। तो डी माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और हमने पहले देखा था कि रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देखिए इंटीग्रेशन माइनस डी ए, ओके, इज इक्वल टू के इंटू डी टी। मैंने डी टी को राइट साइड में ले लिया। ठीक है, अब आप चाहो तो ये माइनस साइन को भी इधर ले लो और यहाँ पे इंटीग्रेट करो। ठीक है, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ए नॉट। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था। मान लीजिए आपने रिएक्शन 10 मोल से स्टार्ट किया तो टी जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल, थोड़े टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 8-7, तब टाइम क्या हो जाएगा टी और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा ए, या फिर आप ए टी भी लिख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के नियमों का पालन करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, और अगर इसमें कोई लिमिट है ए टू बी तो यहाँ पे ए टू बी भी आ जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है तो क्या आ जाएगा, ए, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, ए नॉट, अपर लिमिट क्या है, ठीक है, ए नॉट, और वहां पे अपर लिमिट ए। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट और यहाँ पे ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और राइट साइड क्या हो जाएगा, माइनस के, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, टी, नीचे टी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे टी। एग्जैक्टली ये था इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बेसिस पे। अब नेक्स्ट स्टेप हम सब जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस अपर लिमिट टी माइनस जीरो।
ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि a जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम t, मतलब बचा हुआ, और ये क्या है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। याद है आपको मैंने बोला था 10 मोल, तो ये 10 मोल है, और ये कौन सा बचा हुआ, जो भी टाइम के ऊपर में 5 मिनट पे इसकी वैल्यू चेंज होगी, 10 मिनट पे भी इसकी वैल्यू अलग होगी, 15 मिनट पे भी इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अब जरा देखिए, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो a क्या हो गया, y, इसमें अपना स्लोप क्या हो गया, माइनस के, एक्स एक्सिस क्या हो गया t, और ये क्या हो गया अपना इंटरसेप्ट। तो आप सब देख रहे हो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप क्या है नेगेटिव, और y एक्सिस पे क्या है a, और मैंने आपको सिखाया था से नो टू पी। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज, और जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो एंगल क्या होता है, एक्यूट। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो ये देखिए एंगल क्या आ जाएगा, एंगल क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो ये देखिए आ गया, ये थीटा आ गया, ये क्या आ गया, थीटा। ओके, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और ये एक्चुअल में ये वाला थीटा लेते हैं। जी हाँ, एंगल मेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, आपको पता होगा tan थीटा। और यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एक्सिस पे ये क्या हो गया a, और याद रखिएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, a नॉट। ओके, याद रखना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अगर अगर आपने इसके अलावा कोई भी वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू ली, तो वो a होगा, याद रखना, क्योंकि a नॉट की वैल्यू फिक्स है और वो क्या होगी, कांस्टेंट, और वो कितनी होगी, जी हाँ इतनी, पूरी पूरी इतनी। ठीक है, अगर उससे कम हुआ तो वो क्या होगा, a हो जाएगा। तो ये था हमारा ग्राफ, किसका, जीरो ऑर्डर का। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म में भी लेके आ जाता हूँ। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ई। तो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ, अपॉन टी। चाहो तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये टाइम है जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो, जिस टाइम पे आपको बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या है, के है। ठीक है, अब लगे हाथ हम हाफ लाइफ भी देख लेते हैं। तो आपने हाफ लाइफ की वीडियो ऑलरेडी देखा होगा। हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, आधा। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम मतलब एक ऐसा टाइम जिसे हम टी हाफ या फिर T50 से या फिर T.5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो चाहो वो ले लो। तो टी हाफ एक्चुअल में होता क्या है, द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिएक्शन को कितना टाइम लगा, रिएक्शन को कितना टाइम लगा कि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया। मतलब जब T इज इक्वल टू टी हाफ होगा, जब टाइम किसके बराबर हो जाएगा, हाफ लाइफ की, तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, आधा। बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। अब इसी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता, तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू डिवाइड बाय टी हाफ। देखिए ना, हाफ लाइफ ले लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू टी हाफ। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन टू, के को यहाँ पे ले लिया और टी हाफ को यहाँ, क्योंकि ये इक्वेशन किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए। इक्वेशन किसके लिए था, हाफ लाइफ। तो दिस इज दी हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे भी हम ग्राफ बना सकते हैं। देखिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना जीरो ऑर्डर का रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं करता, लेकिन जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है, किसको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। तो उसके लिए मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं यहाँ पे एक छोटू सा। आई होप आप ये नोट कर लो। पहले एक काम करो, आप नोट कर लो फटाफट, ताकि मैं ग्राफ बना सकूं। जल्दी जल्दी नोट। ब्यूटीफुल सा डेरिवेशन था, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे हमेशा इस पे ही आता है।
ओके, चलिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और जो लिखने का काम है आप लिख सकते हो। अब ये पहला वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ लाइफ और यहाँ पे क्या लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और देख रहे हो आप कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि 1/2 के भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये वाला रिलेशन आएगा, ठीक है। क्या जाएगा, ये वाला रिलेशन। और अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने बताया था R इज इक्वल टू के इंटू, तो अगर आप इधर R लोगे और इधर A नॉट लोगे, ओके, तो रेट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता, वो क्या होता है, कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इसके अलावा मैंने कुछ बनाया हो तो माफी चाहूँ, नहीं तो यही ग्राफ आता है रेट का और ये ग्राफ है हाफ लाइफ का। आप इसे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आप कितने देर से जीरो ऑर्डर हमको बताए जा रहे हो, एक्चुअल में जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल दो और बताओ कि क्यों ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल और फिर उससे एक्सप्लेन करूंगा आपको। मान लीजिए मैंने ले लिया एक प्लैटिनम का कंटेनर, ये लीजिए, ये प्लैटिनम का कंटेनर, ठीक है। और इस पे ढेर सारी अमोनिया गैस क्या हो गई है, एडजॉर्ब, ये ढेर सारी अमोनिया गैस, ये मान लीजिए एडजॉर्ब। अरे सर बुलेट चला रहे हो आप तो लगता है, अरे बुलेट तो बाद में चलाएंगे ना यार, बुलेट संभालने की ताकत भी तो होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए ये प्लैटिनम, क्या है, प्लैटिनम, और इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। देखते रहिए, NH3 गैस है, ओके, 2NH3 टूट के क्या देगी, N2 + 3H2, ये भी गैस और ये भी गैस। तो क्या क्या ये सारे अमोनिया मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, जी बिल्कुल नहीं, जो सिर्फ प्लैटिनम के कांटेक्ट में, देखिए ये वाली जिनको मैं डार्क कर, क्या डिकम्पोजिशन का जो रेट है, अमोनिया के जो टूटने का रेट है, वो अमोनिया के पूरे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही अमोनिया मॉलिक्यूल टूटेंगे जो कि प्लैटिनम के सरफेस पे कांटेक्ट में, ऑब्वियसली इसको हीट करना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। तो जो प्लैटिनम के सरफेस के कांटेक्ट में है उन्हीं अमोनिया मॉलिक्यूल का डिकम्पोज होगा। मतलब जैसे कि आपके सामने एक हॉट पैन रखा हुआ है, तो जो उसके ऊपर हाथ रख देगा उसी का हाथ जलेगा, ठीक है। अगर किसी ने हाथ रखा और दूसरे किसी ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा तो उसको कुछ होने वाला नहीं है। तो मतलब कितने हाथ रखे गए हैं पैन के ऊपर, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो टच करता है पैन को, जो टच करता है पैन को वही डिकम्पोज होगा। टोटल कितने हाथ है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितना अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो अमोनिया मॉलिक्यूल प्लैटिनम के कांटेक्ट में है वही सिर्फ टूटेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस अमोनिया के पूरे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ठीक इसी तरह एक दूसरा रिएक्शन भी है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। जी हाँ, ये क्या है, नाइट्रस गैस और ये दे देगा 2N2 + O2। ये देखिए, ये भी गैस और ये भी गैस, ठीक है। ये इसका डिकम्पोजिशन भी प्लैटिनम सरफेस पे। और आप एक लिख सकते हो फॉस्फीन गैस का डिकम्पोजिशन, ये भी गैस है, इसका टंगस्टन फिलामेंट W मतलब वुल्फ्रम मतलब टंगस्टन का सिंबल है, ये 4, तो यहाँ पे आ गया P4 + 6H2, ओके, ऐसे फॉस्फोरस, ये सॉलिड बन जाएगा और ये बन जाएगी गैस, ठीक है। ये भी कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, और ये किसके सरफेस पे होता है, टंगस्टन फिलामेंट। तो जितनी फॉस्फीन गैस टंगस्टन के सरफेस पे आएंगी वही टूटेंगी, बाकी आप कितना भी फॉस्फीन ले लो उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जाने वाला हूँ कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उसमें एक स्पेशल सा बिहेवियर ऑब्जर्व होता है कि स्टार्टिंग के 10% को जो टाइम लगता है वो एंड के 10% को भी उतना ही टाइम लगता है, मतलब इक्वल इंटरवल में कंज्यूम होता है, टाइम इंटरवल में। तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 100% रिएक्टेंट मैंने लिया था और 10 मिनट के बाद वो 90% हो गया। कितने टाइम के बाद, 10 मिनट के बाद। तो नेक्स्ट
80% होने के लिए भी कितना लगेगा, 10 मिनट में। मैं ऐसे बोलता हूँ, स्टार्टिंग में 100 लिया था तो 90 होने के लिए 10 मिनट लगा, तो 90 से 80 होने के लिए भी कितना लगेगा, 10 मिनट। और यहाँ से 80 से 70 होने में भी कितना लगेगा, 10 मिनट। मतलब इक्वल इक्वल जो परसेंट है वो स्टार्टिंग के हो चाहे एंड को हो, उसको सेम टाइम लगता है। लेकिन यही यही अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें तो उसमें उसमें अगर 100 से 90 हुआ है 10 मिनट्स में, तो कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 10%। तो अब नेक्स्ट 10 मिनट में ये 81% है। किसका, देखिए ये जो 10 मिनट था ये स्टार्टिंग के हिसाब से चल रहा था, मतलब हर बार 10% किसका कंज्यूम होता है इतने टाइम में, 10 मिनट में, ओरिजिनल का। लेकिन इसके 10 मिनट में इसके प्रीवियस वाले का 10% कंज्यूम होता है। समझ में आया? नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, जी हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जीरो ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन, इसका जीरो ऑर्डर का, और ये किसका ऑब्जर्वेशन है, जी ये फर्स्ट ऑर्डर। ओके, इसमें भी इक्वल परसेंट ही कंज्यूम होता है, लेकिन जस्ट प्रीवियस वाले का मतलब 100 से 90% होने के लिए कितना लगा, 10 मिनट। ठीक है, तो 90 से आप 80 नहीं करोगे, फिर 90 का 10% कंज्यूम होगा, और कितना आ जाएगा, 81 का, फिर 81 का 10% कंज्यूम होगा। आ रहा है आपको समझ में, 81 का 10%। ऐसे अगर आप इसको भी जीरो ऑर्डर के हिसाब से लोगे तो मान लीजिए 10 मिनट में ये 10% होता है, तो 50 मिनट में कितना हो जाएगा, 50 मिनट में 50% हो गया, और फिर नेक्स्ट वापस 50 मिनट में क्या हो जाएगा, जीरो। और हमको पता है, हमको ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। ए बाबा, ये तो बराबर बोलते रे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। तो अगर 50 मिनट लगा 100% का 50% होने के लिए, तो नेक्स्ट 50 मिनट में इस 50% का 25% होगा, फिर नेक्स्ट 50 मिनट में इस 25% का हो जाएगा 50%, ऐसे। तो इसमें स्टार्टिंग का जो अमाउंट है, स्टार्टिंग का जो परसेंट है और एंड का जो परसेंट है रिएक्टेंट का, उसको कंज्यूम होने के लिए सेम टाइम लगता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जस्ट प्रीवियस वाले का 10% लगता है। ठीक है, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम अपने एंट्रेंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट। अब लगे हाथ एक एंड वाली बात, जो कि एक एमसीक्यू आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो क्या है, उसके लिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं मिटा के लिखता हूँ। तो याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट हिंट दिया मैंने आपको, इक्वल परसेंट इन इक्वल टाइम, लेकिन जीरो ऑर्डर में इक्वल परसेंट किसका स्टार्टिंग के अमाउंट से, और फर्स्ट ऑर्डर में जस्ट प्रीवियस वाले का, इसका जस्ट प्रीवियस वाले का। ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसे मिटा देते हैं, और अब आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं। वो क्या है कि एक ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आप सोचिए, बताइए ट्रू है या फॉल्स। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं, ये ट्रू है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंटरी, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंटरी नहीं हो सकती। क्यों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंटरी हो गया, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंटरी हो गया, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, ये ए हुआ, ये बी दे रहा है, तो इसका रेट लॉ आप क्या लिखते हो, के इंटू ए, बराबर। और अगर ये जीरो ऑर्डर का हो गया, यहाँ पे पावर जीरो आ गया, यहाँ पे पावर क्या आ गया, जीरो, तो जीरो ऑर्डर हो गया, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो गई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो गई। क्यों, पावर जीरो लिखने के लिए एलिमेंटरी रिएक्शन में इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, और मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन की कभी जीरो नहीं हो सकती। मैं वापस समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो पक्का वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। क्यों, ध्यान से सुनिए जरा। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होगा, अगर आप उसे एलिमेंटरी रिएक्शन मानते हैं, तो एलिमेंटरी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं आ सकती।
और हम जानते हैं अगर जीरो ऑर्डर का हमें रेट लॉ लिखना है तो उसका ऑर्डर यहाँ पे पावर जीरो लिखना होगा, और अगर ये एलिमेंटरी रिएक्शन हो गया तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होती, तो इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। और आप लोग कुछ लोग ये सोचते रहेंगे कि सर आपने हमें यूनिट नहीं बताई किसकी, जीरो ऑर्डर की। तो देखिए R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू जीरो, तो इसमें क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू के। तो रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, वही यूनिट हो जाएगी रेट की यूनिट, ओके। या फिर आप चाहते हो तो ऐसे ले सकते हो, R इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, मोल रेज टू n-1 लीटर रेज टू 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ओके। तो इसमें आप जीरो, n का वैल्यू क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, 1 माइनस n लीटर रेज टू n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो इसमें n का वैल्यू क्या करो, जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आया सबको समझ में। तो ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट की यूनिट, ओके, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला था, मोल रेज टू 1 माइनस एन लीटर रेज टू n-1 सेकेंड इनवर्स। और अगर आपको याद नहीं तो मैंने इसे कुछ ऐसे बताया था, रेट इज इक्वल टू के इंटू, ये एक कॉन्सेंट्रेशन है, तो रेट की यूनिट क्या होती है, ये nth ऑर्डर है, मान लीजिए मोल लीटर रेज टू -1 इज इक्वल टू के इंटू लीटर, आपको बस याद दिला रहा हूं, मोल रेज टू n लीटर रेज टू -n, क्यों, मोल पर लीटर होता है। चलिए वैसे ही लिखते हैं, मोल पर लीटर रेज टू n, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर रेज टू -1 इज इक्वल टू के इंटू मोल रेज टू n इंटू लीटर रेज टू -n। अब इसे के को ऐसे ही रखिए, के को ऐसे ही रखिए, पूरे पार्ट को इधर लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स अपॉन मोल रेज टू n, और यहाँ पे लीटर रेज टू क्या है, लीटर रेज टू -n, ओके। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या था, यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड भी होता है, क्या होता है, पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर सेकेंड, तो ये n है, ये 1 है, और हमें पता है अगर बेसिस सेम हो और अगर वो डिवीजन में है तो माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोल रेज टू 1 माइनस एन। ठीक उसी तरह ये जो लीटर रेज टू -n है, ये लीटर रेज टू, ये जो -n है ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या होता है, लीटर रेज टू n-1 एंड सेकेंड रेज टू 1। ठीक इसी तरह से आप हर एक ऑर्डर का रेट का यूनिट ढूंढ सकते हो। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो आप कैसे करते, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो आप कैसे करते, 1-1 0, 1-1 0 सेकेंड इनवर्स। और हमें पता है रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड इनवर्स। और इसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रखना, रेट कांस्टेंट का यूनिट ढूंढते हैं, रेट की यूनिट तो सब में फिक्स होती है, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक लास्ट में मैंने ट्रू फॉल्स बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एम्स का, ओके। तो इसी तरह हमारी वीडियो को हमेशा देखते रहिए, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपके, अपने दोस्तों को बता दीजिए हमारे चैनल के बारे में ताकि वो भी वीडियो देखें और इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।